भारत की आज़ादी की लड़ाई एक बहुत लंबी लड़ाई थी। इसमें बहुत से लोगों ने शहादत दी, बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, तब जाके हमें आज क्या है, स्वतंत्रता मिली है। और इसमें उस एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके अमिट योगदान को कोई भुला नहीं सकता। तो आज हम उसी संस्था के बारे में बात करेंगे, उसके अधिवेशनों के बारे में बात करेंगे। तो मैं अवतार राणा आपका स्वागत करता हूं हंस वाहिनी क्लासेज में, और आज की क्लास चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना भाई 1885 में की गई थी। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल दास कॉलेज में इसकी स्थापना हुई है। और उसके संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये उसके संस्थापक हैं। और उस अधिवेशन की, मतलब वो पहला अधिवेशन हो गया, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे डब्ल्यू सी बनर्जी या बोमी चंद बनर्जी। और उस समय कुल कितने सदस्य थे? उस समय केवल 72 सदस्य थे। ठीक, तो बात यहाँ तक हमारी हो गई पहले अधिवेशन की कि भाई पहला अधिवेशन कब हुआ। ठीक है, उसकी स्थापना को ही स्थापना जरूर याद रखनी है, 1885 में हुई है, और अध्यक्षता करी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। इसके बाद दूसरा अधिवेशन की अगर हम बात करें तो दूसरा अधिवेशन हमारा कहाँ होगा? दूसरा अधिवेशन हमारा कलकत्ता में होगा। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? उसकी अध्यक्षता करेंगे भाई दादा भाई नौरोजी। ये देखिए, ठीक है, कि दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता। हर साल अधिवेशन होगा हमारा कांग्रेस का। ठीक है, हर साल, जब तक कि बीच में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो हर साल ये अधिवेशन होगा, लेकिन हमें हर अधिवेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज़रूरी है, जितना हमारे लिए अच्छा है पेपर के लिए, वो हम पढ़ेंगे। तो भाई दूसरा अधिवेशन है दादा भाई नौरोजी। और जब दादा भाई नौरोजी का जिक्र हुआ है तो भाई दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बुर्जुआ। ठीक, बुर्जुआ, हाँ, हिंदी में। और इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। ड्रेन थ्योरी, ड्रेन थ्योरी पूछा जाएगा किसकी है? तो ड्रेन थ्योरी है दादा भाई नौरोजी की। इन्होंने बताया कि भाई अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं, यहाँ से पैसा उठा उठा के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई दादा भाई नौरोजी बहुत, और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार करी है? 3 बार करी है। ठीक है, चलिए। और तीसरा जो अधिवेशन है, ठीक है, वो करा है भाई एक मुस्लिम व्यक्ति ने। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि पहला अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा है जिसमें मुस्लिम अध्यक्ष थे, या पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और इस अधिवेशन में लोगों से अपील की गई कि भाई वो कांग्रेस में क्या हो जाए, शामिल हो जाएं। और चौथा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता करी है जॉर्ज यूले ने। ठीक है, और इसमें क्या है, डफरिन ने। अच्छा, डफरिन का जिक्र मैं पहले करना भूल गया। ठीक है, अच्छा, डफरिन के समय ही क्या हुई है, कांग्रेस की स्थापना की गई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कांग्रेस की स्थापना के समय कौन गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो कौन है वो? डफरिन है। ठीक है, अच्छा, और डफरिन ने ही बाद में इसकी आलोचना करी। क्या कहा इसने कांग्रेस का? कि भाई ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की क्या है, प्रवक्ता है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या है कि बहुत से सूक्ष्मदर्शी, मतलब छोटे छोटे लोगों का क्या है, एक समूह करा गया है। ठीक है, अल्पसंख्यक लोग हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ठीक, आम भाषा में बता दिया मैंने। ठीक है, छठा अधिवेशन होगा आपका कलकत्ता में। और इसकी खास बात क्या है कि जो आपका इस अधिवेशन में ना कादम्बरी गांगुली, जो कौन है, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक हैं, वो इसमें क्या करेंगी भाई, स्पीच देंगी, या इस अधिवेशन को करेंगी संबोधित। तो यही सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि भाई पहली कलकत्ता विश्वविद्यालय की महिला स्नातक कौन है? तो कादम्बरी गांगुली हैं। और उन्होंने कौन से अधिवेशन में स्पीच दी थी या संबोधित किया था? तो भाई कौन सा अधिवेशन है? छठा अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन। अब हम देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन का बार बार जिक्र आएगा, और हर बार अच्छा ही जिक्र आएगा, मतलब पेपर के लिहाज से वो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, देखिए जो हम बात कर रहे थे अभी आपके सामने आ जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपका 12वां अधिवेशन। ठीक है, अब 12वां अधिवेशन क्या है? ठीक है, तो 12वां अधिवेशन इस लिहाज से बड़ा अच्छा है क्योंकि 1896, इसकी आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, 1896 12वां अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन है? रहमतुल्लाह सयानी। हुआ क्या था? तो हुआ यह है कि वंदे मातरम को पहली बार गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। ठीक है, तो सवाल आता है कि भाई वंदे मातरम पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896। और अब फिर बात की वंदे मातरम, मतलब वंदे मातरम से जुड़े अब हम सवाल को देख रहे हैं
कि वंदे मातरम किसकी रचना है, तो भाई बंकिम चंद्र चटर्जी की। इनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि भाई वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो भाई राइटर तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी आनंद मठ, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। मतलब बंगाल में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, उस पर एक किताब लिखी इन्होंने, आनंद मठ, और उसी से क्या लिया गया है, वंदे मातरम। तो बात समझ गई, मतलब समझ गए आप लोग। ठीक है, कि वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक, पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर है, तो आनंद मठ। राइटर कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और गाया पहली बार गया 1896 में। और भाई राष्ट्रगीत कब बन गया, तो बन गया 24 जनवरी 1950 को। तो भारत का राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को बन गया। कौन, वंदे मातरम। ठीक, अब 22वां अधिवेशन डायरेक्ट 1906 में चले जाते हैं। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिर कौन करेंगे भाई, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, देखो दोबारा से आ गया। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी करेंगे। ठीक है, और इसी अधिवेशन में सवाल आता है कि कौन से, देखो फिर से कलकत्ता है, कि कौन से अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। तो स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार आपका कलकत्ता अधिवेशन है 1906 का। और कौन करेंगे, जो अध्यक्ष हैं, मतलब दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रयोग करेंगे। और वही वाने बता रखा है कि भाई धन के निष्कासन का सिद्धांत कौन देंगे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि बात अभी हो ही चुकी है इसके बारे में। तो आगे क्या है कि अब हम बात करते हैं। अच्छा, ये नंबर आपको अब याद करने की जरूरत नहीं, मैंने लिख रखा है कि भाई 23वां अधिवेशन। ठीक है, बस ऐसे लिख दिया है। ठीक है, आपको सन थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना है। तो सूरत अधिवेशन। अब सूरत अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। मतलब कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाएगी, गरम दल और नरम दल। ठीक है, गरम दल वाले जैसे आप शायद सब लोग जानते ही होंगे, लाल बाल और पाल गरम दल के हैं। मतलब लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और अगर हम इसमें एक चौथा बंदा जोड़े ना, चौथा, तो इसमें आता है अरविंद घोष का नाम। तो लाल बाल पाल तो खैर हैं ही वो, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गरम दल में कौन कौन शामिल है, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ अरविंद घोष भी गरम दल के ही मेंबर हैं। तो भाई इस अधिवेशन में कहा जाता है कि पहली बार भाई कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया, बड़ा भाई उत्पात मचाया गया वहाँ पर, और गरम और नरम दल दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, 1907 में। आगे बढ़ते हैं। अब 1911 में क्या होता है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1896 है जो, ठीक है, 1896 में क्या हुआ था भाई, देखो 1896 में हुआ था आपका वंदे मातरम गाया गया। तो भाई 1911 में आपका क्या जाया जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन, फिर कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में हमारा आज का जो राष्ट्रगान है वो गाया जाएगा, मतलब वंदे मातरम को गाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, विशन नारायण दर। ठीक, और सब लोग जानते हैं भाई कि जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, और इसका जो राइटर हैं जो कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और इसे भी राष्ट्रगान कब बना दिया गया, 24 जनवरी 1950 को। तो वंदे मातरम और जन गण मन दोनों भाई 24 जनवरी को क्या कर लिए गए, अपना लिए गए। सही है, बढ़िया सवाल है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं भाई 27वां अधिवेशन कौन सा है, तो बांकीपुर अधिवेशन है। और इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है, मतलब ऑफिशियली घोषित कर दिया भाई कि A.O. ह्यूम कांग्रेस के पिता हैं। बाकी A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा ही जाता है क्योंकि इन्होंने क्या करी, हेल्प करी है भाई कांग्रेस की स्थापना में। तो आपको पूछता है कभी, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। अब लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, या हम क्या, लखनऊ समझौता, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, समझौता। अब समझौता किस किस के बीच हुआ भाई, तो मैंने कहा था कि जैसे 1907 में एक तो सूरत विभाजन हो चुका था। क्या हो गया था, सूरत विभाजन। तो इसमें एक तो गरम दल और नरम दल मिल जाएंगे। ठीक है भाई, पहला फैक्ट तो ये हो गया। और दूसरा फैक्ट इसमें क्या है,
इसमें एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या है एक ही मंच पर आ जाएंगे, या फिर कहें हम कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या हो जाएगा आपस में वो मिल जाएंगे, लेकिन ये अस्थायी रहेगा। ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस अस्थायी रूप से साथ साथ चलेंगे, क्योंकि ये बाद में जाके अलग हो जाएंगे 1924 में। तो आपका करेक्शन 1907 से होना चाहिए कि 1907 में भाई सूरत विभाजन हुआ था, उसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट में गरम और नरम दल दोनों मिल गए। आपको इसका अध्यक्ष भी याद रखना है, कौन है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, अब देखिए, अब हमारा गरम और नरम दल क्या है, मिल गया। तो गरम दल वाले सारे जवान हैं। ठीक है, अब अच्छा इसमें एक चीज़ रहेगी, जैसे मैंने कहा कि इसी में तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, मतलब मैं इसको लेकर रहूँगा। तो मैंने भाई केवल इतना लिख दिया है, बाकी सब बच्चों को याद ही रहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका कथन है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी भाई, तो देखते हैं कितनी लंबी जाती है। तो अब हम बात करें कि 32 और 38 मैंने लिख रखा है, याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको याद रखना है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो सबको याद है एनी बेसेंट, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि कौन सा अधिवेशन था, तो कलकत्ता अधिवेशन। देखिए फिर से कलकत्ता अधिवेशन, और सन है कौन सा, 1917। तो 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और वो पहली महिला अध्यक्ष बनी काहे की, कांग्रेस की। सही है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और अब हम बात करेंगे 1917 के बाद डायरेक्ट हम बात करेंगे 1918 की। डायरेक्ट क्या भाई, एक ही साल बाद की बात हो गई, 1918। 1918 भाई आ जाओ, 1918, ये 1918 आ गया। तो बहुत सिंपल सा है, देखिए हम इतना मौलिक अधिकार करते हैं। तो भाई 1918 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे। उस समय सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की क्या करी गई, मांग करी गई, और अंग्रेजों से की गई होगी। ठीक है, कि भाई हमारे मौलिक अधिकार दे दो। ठीक, अब इसके बाद है नागपुर अधिवेशन। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 1920 का टाइम है ये असहयोग आंदोलन का। तो इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को इसी अधिवेशन में वीर राघवाचारी जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस प्रस्ताव को क्या कर दिया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, कभी आता है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, और एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में, जिसके अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। उसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। अच्छा, एक आंदोलन अलग है और असहयोग का प्रस्ताव अलग है। ठीक है, तो जब मैं आपको असहयोग आंदोलन बताऊंगा तब इसकी और डिटेलिंग दे दूंगा मैं आपको कि भाई इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब है, तो ये करेंगे भाई वीर राघवाचारी नागपुर अधिवेशन में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़िएगा बढ़िया से। अब देखिए, एकमात्र ऐसा अधिवेशन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। अच्छा, इसके आगे गांव लगा है तो इसको गांव मत समझना। ठीक है, जगह है बेलगांव। तो बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है 1924 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, गांधी करेंगे। और जो मुस्लिम लीग 1916 में कांग्रेस के साथ मिल गई थी, अब वो 1924 में क्या हो गई, अलग हो गई है। अब उसने अपना अलग रास्ता बना लिया। अब वो भाई पाकिस्तान की मांग में जी जान से क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और इस 1924 में ही कौन बनेंगे, जिन्ना स्वयंभू नेता बनकर उभर जाएंगे, किसके, कांग्रेस के। और एक बार नेता बन गए, कांग्रेस के नहीं, ठीक है, किसके, मुस्लिम लीग के। तो एक बार नेता बन गए तो फिर क्या, उनका लंबा काम चलेगा भाई, हैं। अब वो क्या बन जाएंगे, कायदे आजम बन जाएंगे। चलिए, अब कानपुर अधिवेशन देखिए, पहली महिला अध्यक्ष तो बन गई भाई 1917 में, एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन में। अब सवाल है कि पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो कौन बनी भाई, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। और इसी में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया, इसी अधिवेशन में। ठीक, तो कौन सा अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन 1925, बिल्कुल याद रखिएगा। और वो है आपका 1917 कलकत्ता अधिवेशन। वो कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। चलिए, अब हम कहते हैं लाहौर अधिवेशन की। कितने बार पूछा है पता नहीं, बहुत बार पूछा है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू ने करी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ कहाँ, ठीक है, मतलब वो तो लाहौर में ही होगा। मतलब सन क्या है, 1929। और इसकी खास बात क्या है भाई, कि आधी रात को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया
गया। ठीक है, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग करी गई। जैसे हमने कहा ना, स्वराज की मांग तो भाई 1906 में हो गई, मतलब स्वराज शब्द तो 1906 में आ गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन अब हम कहें कि पूर्ण स्वराज की मांग जो हो रही है, तो अब जाके कब हो रही है, 1929 में। और उसी दिन, मतलब उसी साल 1929 को ही लास्ट में ये डिसाइड करा गया कि भाई अगले साल ना 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे 26 जनवरी को। और यही रीज़न है भाई कि हमारा संविधान जो लागू हुआ ना, वो 26 जनवरी को ही हुआ, क्योंकि हम तब से 26 जनवरी को क्या मनाते आ रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। तो इस दिन को यादगार हिस्टोरिक बनाने के लिए संविधान को लागू करा गया 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए अब सीधे 1931 में आ जाते हैं। 1931 में आएंगे तो अब सवाल आता है कि कराची अधिवेशन, ठीक है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। ठीक है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे भाई कौन, वल्लभ भाई पटेल। और इसमें बहुत अच्छे से फैक्ट अभी बताऊंगा मैं। और कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका मूल अधिकारों का क्या है, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और गांधी जी को काले झंडे क्यों दिखाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले एक गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, अच्छा इस समय ऐसी बात है कि भगत सिंह जी को पकड़ लिया गया होता है। ठीक है, और लोगों को ये एक्सपेक्टेशन रहती है, ये उम्मीद रहती है कि गांधी इरविन से कोई बातचीत करेंगे भगत सिंह के बारे में। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि भगत सिंह की कोई बात नहीं करते हैं गांधी जी उस मीटिंग में इरविन के साथ, बाकी सारी बातें कर लेते हैं। ये भाई किताबों में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से बना के नहीं कह रहा हूँ। ये मत समझ लेना कि भाई मैं गांधी विरोधी हूँ। ठीक है, या मैं भगत सिंह को, वो मेरे लिए भाई दोनों क्या हैं, हमारे राष्ट्रीय महत्व के नेता हैं हमारे। ठीक, और मेरे लिए दोनों इक्वल हैं। ठीक, तो ये मैं किताब की बात कर रहा हूँ कि गांधी जी ने बिल्कुल बात नहीं करी इरविन से भगत सिंह के बारे में। और भगत सिंह को इस समझौते से पहले, मतलब गांधी इरविन समझौते के बाद और इस सम्मेलन से पहले फांसी लग जाती है। ठीक है, तो मतलब इसके बाद फांसी लगी भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को। और उसके बाद ये भाई आपका कराची अधिवेशन होगा। इसलिए गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाएंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, बात क्यों नहीं करी भगत सिंह के बारे में। और गांधी जी, भाई गांधी जी तो गांधी जी हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, ये गांधी जी का कथन है, ये पेपर में आया है। ठीक है, कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कभी कभी ऐसे भी आता है कि भाई गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा रहेगा। तो ये कथन स्वयं गांधी जी का है। सही है, 1931 में कराची अधिवेशन में ये उन्होंने कहा। ठीक, अब हम बात करते हैं कराची अधिवेशन के बाद हमारा आ जाता है लखनऊ का अधिवेशन। ठीक है, एक आध बार आ रखा है कि कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद कब रखा। तो भाई कब रखा, 1936 में लखनऊ अधिवेशन में। याद करना सबको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ तो याद रखना ही रखना आपको। ठीक है, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। बाकी अब नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, बस खत्म होने वाले, ज़्यादा थोड़ी है। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन क्या है भाई, आपका जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहेंगे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बार ये अधिवेशन किसी गांव में हुआ है। बेलगांव जैसे 1924 में हुआ था, तो बेलगांव तो गांव में था नहीं, लेकिन ये है असली गांव में भाई। फैजपुर कहाँ पे है, आपका गांव में। तो पहला अधिवेशन जो कहाँ हुआ, गांव में हुआ, फैजपुर में। ठीक है, बढ़िया से याद करना, नागपुर अधिवेशन, ठीक है, कराची अधिवेशन, फिर आपका लाहौर अधिवेशन, सब बढ़िया बढ़िया अधिवेशन है। मैंने सारे अच्छे अधिवेशन लिए हैं जो पेपर के लायक हैं। चलिए अब कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए भाई हम, हाँ बस पहुँच गए, खत्म होने वाला, 2-4 रहेगा बस। ठीक है, इतने सारे हैं, सारे थोड़ी पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम पहुंच गए हैं कौन से अधिवेशन में, अब हम पहुंच गए भाई हरिपुरा अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में, हरिपुरा। तो अभी हम फैजपुर पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम 1936 की बात थी वो, अब हम बात करते हैं हरिपुरा अधिवेशन की। और ये अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये भाई सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा है। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है, सुभाष चंद्र बोस जी ने करी है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, और इसी में नेशनल प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का क्या करा गया, गठन किया गया। ठीक, हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस के 2 अधिवेशन बड़े हैं लगातार, 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी। ठीक है, आपको दोनों पढ़ना है,
ठीक, बढ़िया से। अब लेकिन ये त्रिपुरी अधिवेशन है ना, ये बड़ा विवादित है। याद हो जाएगा आराम से, हरिपुरा 38, 39 आपका त्रिपुरी। कैसे भैया कि इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को मिल गई थी। मतलब सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया, इनके बीच भाई चुनावी जंग हुई। चुनावी जंग का मतलब इनके बीच ये हुआ कि भाई कौन अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का। तो जिसमें भाई सुभाष चंद्र बोस क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं, तो उनको अध्यक्ष बनना चाहिए कायदे अनुसार, और अध्यक्ष बनते भी हैं बेचारे। लेकिन क्योंकि भाई ये पट्टाभी सीतारमैया है ना, ये कौन है, तो ये गांधी जी का समर्थित बंदा है, और ये हार जाते हैं तो गांधी जी को इससे थोड़ा खराब लगता है, बड़ा बड़ा बैड फील करते हैं। तो इससे भाई और थोड़ा विरोध भी करा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाता है इसमें कि भाई त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता करी किसने भाई, हैं भैया सुभाष चंद्र बोस जीते, लेकिन भाई पट्टाभी सीतारमैया हारे, क्योंकि ये गांधी के बंदे थे, और गांधी का भाई उसमें बड़ा बोलबाला हुआ करता था, ठीक, कांग्रेस में। अब क्या है कि अब सुभाष चंद्र बोस को इससे हो जाएगी नाराजगी, गुस्सा आ जाएगी उनको, और वो क्या कर देंगे, कांग्रेस ही छोड़ देंगे, हटाओ, मुझे बनना ही नहीं, तुम्हारे कांग्रेस में रहना ही नहीं है, ठीक है। और वो अपनी एक अलग बना लेंगे पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया और कब किया। तो भाई जब वो कांग्रेस छोड़ेंगे 1939 में, तभी एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की है। और ये सब राम कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, विवाद के कारण, पट्टाभी सीतारमैया से विवाद है, जो कि गांधी समर्थित है। और ना, अच्छा, ये तो चुनाव हार गया था और ये जीत गए थे, तो इन्होंने जब अपना पद छोड़ दिया, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो ये देखिए कितना घुमाने वाला सवाल बन सकता है यहाँ पर कि भाई त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, ठीक है। जीत गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली गांधी जी के विरोध के चलते, ठीक। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद कौन सा है, बिल्कुल ख़त्म, देखिए एंडिंग है, बस आज़ादी पे पहुंच गए हम, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि रामगढ़ अधिवेशन। अच्छा, अब रामगढ़ अधिवेशन क्या है, तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, और इस समय कांग्रेस को क्या कर दिया गया, बाद में इलीगल घोषित कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब इलीगल घोषित कर दिया गया। अब इस बीच कांग्रेस के कोई अधिवेशन नहीं हुए, और उस समय तक, अच्छा, इसमें आपके रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो अब 1940 से 1945 तक इनके हाथ, जब तक कि भाई कांग्रेस को मतलब इलीगल, मतलब उसकी इलीगलिटी ख़त्म नहीं करी गई, तब तक उसके अध्यक्ष कौन बने रहेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये सवाल भी आता है कि लगातार सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो भैया जब उसमें तक कोई अध्यक्ष बना ही नहीं, लगातार वही रहे 45 तक, तो भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक क्या रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। और एक काकीनाडा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इससे पहले ही वहाँ ये अध्यक्ष बन चुके थे, तो उस समय ये 35 वर्ष के थे। तो अगर सवाल आता है कि सबसे कम आयु का कौन व्यक्ति है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, तो कौन बना था, तो वो भाई बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और सबसे लास्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें कांग्रेस अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। गांधी जी बोलते हैं कि भाई कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए जब अपना काम पूरा कर ले, लेकिन भाई लोग ख़त्म नहीं करते हैं उसको, ठीक है। और आज भी समझ लो कांग्रेस ख़त्म नहीं हुई है, कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, तो वो इसी कांग्रेस का नाम उन्होंने ले लिया है, और उसी लीगेसी को, मतलब उसी को भुनाए पड़े हैं आज तक, ठीक है। और क्या है, आज की कांग्रेस समझ ली अलग है, ये कांग्रेस थोड़ी अलग हुआ करती थी। तो हम लास्ट उसकी बात कर रहे हैं, आज़ादी तक की बात कर रहे हैं कि भाई आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, क्योंकि ये 1946 में अध्यक्ष बने, और 1947 में भाई भारत आज़ाद हो गया, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी, ठीक है। तो भाई मैंने कोशिश करी है काफ़ी सारा फैक्ट समेटने की, बाकी कुछ अगर रह जाएगा तो मेरे को बताइएगा कमेंट करके। बाकी भाई शेयर करिए, लाइक करिए, जो जो करना है करिए, हौसला बढ़ाइए हमारा, ठीक है। चलिए भाई, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।